नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती की इजाज़त देने का फैसला करती है तो वो इसे चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ये बात सोमवार को उस वक्त कही जब केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने कहा कि सरकार 1 या 1.5 महीने के भीतर इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में फैसला कर लेगी। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह में करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि इस मामले में कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले इस पर सोच समझ कर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि उसे इस मामले में अभी फैसला करना है और वो इस मसले पर मिले सुझावों और एतराज़ों पर विचार कर रही है। GM सरसों की खेती के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार विभिन्न खेतों में इसके बीजों की बुआई कर रही है, लेकिन उसने इससे संबंधित ब्यौरा वेबसाइट पर नहीं डाला है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 17 अक्टूबर को अपने अगले आदेश तक GM सरसों के व्यावसायिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी। इस बीच सरकारी वैज्ञानिकों ने मांग की है कि सरकार GM सरसों पर GEAC के फैसले को जल्द हरी झंडी दिखाए, जबकि कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के एक गठबंधन GM फ्री इंडिया कोalition ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि GM सरसों का उत्पादन पूरी तरह से बंद किया जाए और कुछ शर्तों के साथ इसकी खेती की इजाज़त न दी जाए, जैसी BT कपास के मामले में दे दी गई थी। GM सरसों को लेकर संघ परिवार से जुड़े कई संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रही हैं जीन कैंपेन की संयोजक डॉक्टर सुमन सहाय, कृषि मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद कुमार सिंह तथा कानूनी मामलों के जानकार सत्य प्रकाश। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर सुमन सहाय आपसे करना चाहूँगा कि इस GM सरसों की खेती को लेकर के, जिसे कुछ साल पहले इजाज़त दी गई थी, 1 साल पहले लगभग सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, अब फिर ये बात कही जा रही है, तमाम वैज्ञानिक खास करके जो सरकार समर्थित वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, जबकि किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि हमको सरसों में GM डालने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि खेती से जुड़े हुए चाहे किसान संगठन हो चाहे आम किसान हो, उनका यही कहना है कि सरसों के मामले में वैरायटी की दिक्कत नहीं है। नीतियाँ इतनी बुरी हैं कि सरसों से और अन्य और चीज़ों में भी खेती से कमाई नहीं हो पा रही है। तो हमें उन नीतियों को देखना होगा, न कि सरसों में GM डालने का। और GM फसलों में सरसों हो चाहे और कोई भी खाद्यान्न की फसल हो, खास तौर से इसमें एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू बरकरार है, रहता है, और उसको किसी वैज्ञानिक ने एड्रेस नहीं किया है। डेटा पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। आखिर हम भी वैज्ञानिक हैं। हम लोग की शुरू से जीन कैंपेन की मांग रही है कि जो भी सेफ्टी डेटा है, जो भी टेस्ट होते हैं, उसका डेटा आप पब्लिक में दे दीजिए। ये डेटा अभी तक पब्लिक में पूरी तरह से नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ था और उस एक्सपर्ट कमेटी में अच्छे वैज्ञानिक और दोनों तरफ से दोनों पार्टियों को स्वीकार्य थे ये वैज्ञानिक जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में गए हैं। उनका बड़े साफ तौर पे कहना था कि इस वक्त देश में उस तरह की तैयारी है नहीं और हमें इस तरह की तैयारी को लेके खाद्यान्न की फसलों में तो बिल्कुल भी नहीं दखल रखनी चाहिए और GM क्रॉप्स पे एक मोरेटोरियम होना चाहिए। हरवीर जी, आपको क्या लगता है कि पेच कहाँ है? एक्चुअली देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी खाद्य तेल की फसल है, मस्टर्ड, वो पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें क्या है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं हो रहा है, प्लस किसानों को दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, उसके चलते जो दूसरे तेल हैं उनकी खपत लगातार बढ़ती गई है और किसानों से ये जो एक बेहतर उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वो छीनी है। अब उसमें आपका पाम ऑयल आके भर गया हो या फिर सोयाबीन का तेल का इंपोर्ट होता है इतना इस देश में, तो ये एक बड़ा पहलू है। इसमें जो पैच ये है कि जब हम लोग एक ही हमारे देश में GM की फसल है कपास की, जब उसको 2002 के आसपास मंजूरी दी गई थी, कुछ शर्तें उसमें लागू की गई थी कि आपको जिस खेत में ये BT कॉटन होगा उसके चारों तरफ आपको एक बफर बनाना होगा जिससे कि उसके जीन्स दूसरी फसलों की तरफ ना जाए। उस तरीके का एक ये था। लेकिन उस वक्त भी ये सवाल था कि हमारे पास कौन सी ऐसी एजेंसी है। हम लोगों ने जिस दिन ये अनाउंस किया गया GEAC
ये असिंचित इलाकों के में ना दिया जाए, क्योंकि ये मालूम था कि ये पानी बहुत मांगता है। लेकिन क्या हुआ, ये सिंचित असिंचित हर जगह चला गया, और हर जगह जाने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहाँ पे असिंचित इलाके थे वहाँ, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि किसानों ने आत्महत्या की। जी। ये नागपुर के इंस्टीट्यूट का ही एनालिसिस है, कॉटन इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में, जी। उनका खुद का एनालिसिस है कि बीटी कपास से उतना फायदा नहीं हुआ है जितना कि कपास के एकरेज को बढ़ाने से हुआ है। लेकिन हम अगर ये कहें कि आज की तारीख में क्या होना चाहिए, 2004 में जीन कैंपेन ने पहली याचिका दर्ज की थी, ये कहते हुए कि हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों में और हमारी जो बॉडीज़ हैं जैसे जीएसी है, उसमें वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस और तजुर्बा नहीं है इन सब चीज़ों पे निर्णय लेने का। और तब भी हमने कहा था कि आप हमारे वैज्ञानिकों को बाहर भेजिए, अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज़ में भेजिए जहाँ वो सीखें, और सीख के वो जितना भी बायोसेफ्टी टेस्टिंग है वो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। वो कभी नहीं किया गया। और आज भी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जब हमारी याचिका की वजह से अपॉइंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपॉइंट की थी, उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है ही नहीं, और जब तक वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस, बायोसेफ्टी कोई आसान मसला नहीं है, इसको सीखने की ज़रूरत है। आप अगर नहीं सीखेंगे और ज़िद करते जाएंगे कि ये सब ठीक है, ये सब साफ़ सुथरा है, तो आप हमेशा जनता के साथ धोखा करते रहेंगे। हरवीर जी, मेरे पास में एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जब वीरप्पा मोइले बने थे मंत्री पर्यावरण के, उस वक्त में जीएम फसलों के फील्ड परीक्षण को मंजूरी दी गई। जी बिल्कुल जी। और उससे पहले जयराम रमेश जयंती नटराजन के दौर में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हट गई। उसके बाद ये 10 जीएम खाद्य फसलों के फील्ड ट्रायल पर अपनी मोहर लगाई गई, जिनमें गेहूं, धान, कपास, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों का परीक्षण का रास्ता साफ हो गया। तो तब से लेकर के अब तक, यानी तकरीबन 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो कोई हलफनामा देने में गुरेज कर रही है कि अभी हम इसके बारे में तमाम तैयारी करेंगे, देखेंगे सारे व फराज को, तब फिर हम फैसला करेंगे। असल में देखिए कि कोई सी भी सरकार हो, एक तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लगता है कि जीएम फसलें किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकती है जी। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें भी, जैसे हमारे नीति आयोग जो आज इस्तीफा दिया, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने, अरविंद पनगड़िया, बड़े पुरजोर समर्थक हैं, और उनको सरकार में जो टॉप लेवल है वहाँ से भी उनकी जो धारणा है उसको समर्थन मिलता है। पिछली सरकार में भी ये था। और देखिए, बीटी कॉटन के बाद जो अगला मूव था वो था बीटी ब्रिंजल का, बैंगन का जो था, उसको लेकर के तमाम सारे फायदे समझाए गए कि सब 25 स्प्रे करने पड़ते हैं, इसके बाद 5 करने पड़ेंगे, ये सब हुआ। शायद बांग्लादेश ने उसको ले शुरू कर दिया जो है ये। उसके बाद फिर बाकी उसी दौर में, उसी चरण में बाकी फसलों को भी फील्ड ट्रायल, अच्छा फील्ड ट्रायल का क्या, वो कंट्रोल्ड होता है, डेजिग्नेटेड एरिया होता है, और बाकी पूरी सेफ्टी में आप उसमें लेबोरेटरी के बाद फील्ड ट्रायल होता है, तो उसका एक्सपोजर पब्लिक को नहीं होता उस तरीके से। और ये मस्टर्ड का फील्ड ट्रायल तो बहुत अरसे से चल रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे दीपक पेंटल जी, वो, और एक प्रोजेक्ट है उसमें कई सारी सरकारी संस्थाओं ने फंडिंग की है, और यहीं दिल्ली के नेबरहुड में ये चलता है, और उनके अपने आंकड़े हैं, उनके अपने नतीजे हैं जो सामने आए हैं। तो अब ये फूड की जब बात करते हैं, हमारे लगातार एक डिबेट है कि जीएम फूड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है वो तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे सोशल ये सब जो ग्रुप्स हैं वो, या सोकॉल जो भी किसान संघ, कोई पूछता नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है फार्मर्स में, टू बी फ्रैंक, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और जब किसान के अपने मुद्दे होते हैं, कहीं वो लोग नहीं दिखे जो है, या आपका स्वदेशी जागरण मंच उनके हर चीज़ में होता है। चाइना से हम सारे फैसले कर रहे हैं, वो कहते हैं चाइनीज़ को, वो मानो मत आप। तो मेरा पहलू ये है कि एक तो ये स्टेक होल्डर में नहीं मानता इन लोगों को, बयानबाजी और चीज़ों को उस तरीके से। आप इतना सारा सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हो, तेल, वो उसमें कितना जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला है या नहीं है, आज तक कोई उसका परीक्षण नहीं है, क्योंकि आप इंपोर्ट करते हो अमेरिका से, ब्राज़ील से, जहाँ सारा जीएम क्रॉप होता है। तो जब ऑलरेडी आपके फूड में आ चुका, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब आप बहुत सारे ऑयल आपके हैं जो कि जो कॉटन है, जो कॉटन सीड ऑयल है,
वो भले ही बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन होता है। कॉटन की खली आपके जानवर कंज्यूम कर रहे हैं, वो आ रहा है, जब उसमें आपका चल रहा है तो अभी तक कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक कोई उस तरीके का ऑब्जर्वेशन ग्लोबल लेवल पर भी नहीं आया है। कितने दिन तक हम इसको टाल के बचेंगे, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं मान रहा हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा बहुत ही कमज़ोर है और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने का गुंजाइश बना रहता है और वो इग्नोर करता है उसको। अरविंद जी, कितना और समय लगेगा आपकी नज़र में कि इस पे कोई सहमति बन पाएगी या बन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इतने विरोधाभासी पक्ष हैं और ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये हमारे हक़ में है या ख़िलाफ़ है या हमें फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। देखिए कुरबान जी, अभी DGICR ने एक बात ये कही कि अगर हम मतलब ये GM सरसों अगर हम मतलब लाते हैं जी, तो 25% जो है सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जो है जी। खाद्य तेलों में अकेले सरसों तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद देखा है जो ग्वालियर चंबल संभाग है, इस बीच में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सरसों उत्पादक इलाका है। और अगर आप वहाँ जाके देखेंगे जो सरसों के सीजन में, तो सरसों मारी मारी फिरती है, जो MSP से नीचे भाव चले जाते हैं। तो सरकार जो है, जो राज्य सरकार एक बड़ा पक्ष है इसमें, चाहे जो भी फसल हो, तो स्टेट को सहमत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार जो भी फैसले ले लेगी सारी राज्य सरकारें कितना मानती हैं। आप ये देख लीजिए, GM के मामले में अगर राज्यों के नज़रियों को देखेंगे जी, तो खुद मध्य प्रदेश जो है विरोध कर रहा था। इसके बाद गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन बगल में उनका राज्य उड़ीसा ने सशर्त एक सहमत दी, उत्तर प्रदेश विरोध कर रहा। तो राज्यों की सहमत इस मामले में बनना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती तो अंतोगत्वा राज्यों का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि हम खुद जो हमारे अपने जो खाद्य तेल है या तिलहन है या जो है दलहन है, इसमें जो है अपने देश के किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बीज एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। आज 75% से ज़्यादा बीज पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो चुका है भारत में, और जो सार्वजनिक बीज कंपनियां हैं वो हाशिए पर चली जा रही हैं। अब आप कोई भी बीज लेने चले जाइए तो सवाल है कि बीज जो है वो किसान के जेब में कैसे सस्ता बीज वो कर सके, और जो है बीज की जो सुरक्षा है वो कैसे रहे, किसान के जेब की सुरक्षा क्या रहे। ये सारे पक्षों को देखते हुए सरकार को जो आम सहमत बनाने की, राजनीतिक सहमत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग तरीके के राजनीतिक दल हैं, अलग अलग तरीके के वो हैं, और इसके अलावा वैज्ञानिक भी हैं, बौद्धिक समुदाय है। तो मुझे लगता है कि ये जो हरवीर जी ने कहा ये बात सही है। देखिए, आखिर हमारी ज़मीन जो है वो तो जो 14 करोड़ हेक्टेयर है उससे कमी होनी है, बढ़ेगी नहीं जो है। और आपको 2050 तक जो है आपको अनाज का उत्पादन 2 गुना करना है। तो 2 गुना करना होगा तो उसके लिए आपको प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बगैर मदद के आप नहीं कर सकते। ये बात सही है अपनी जगह, ठीक है। तो वो लेना है आपको, लेकिन वो उसके साथ सुरक्षा जो है कैसे रहे, ये बड़ा चिंता का विषय है। और शायद इसीलिए जो है जो सवाल खड़े किए गए वो आम लोगों के दिलो दिमाग में भी है कि ये जो खाद्य फसलें हैं जो आ रही हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जी, खुद बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मैंने देखा को कतरा जाते हैं इस सवाल पर, जब आप बात करिए कि आप कैसे कर सकते हैं, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ये सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके बारे में सरकार को आंकड़ों के साथ लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत होगी। बगैर इसके जो है इस पर आम लोगों की सहमत बनना बहुत कठिन काम है मेरे हिसाब से। जी सत्यप्रकाश जी, ये कानूनी कार्रवाई में कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अदालतें इस तरह से काम करती हैं, उसमें बहुत जल्दी फैसले की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक इस बारे में कोई फैसला आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि अगर सितंबर के मध्य तक सरकार फैसला कर भी लेती है और सुप्रीम कोर्ट को बताती है, उसके बाद भी अगर सुनवाई शुरू होती है तो इतनी जल्दी ये कुछ होने का नहीं है। इस बीच में एक चीज़ जो होने का है, जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं जो इसको सुन रहे थे, वो 27 तारीख को, इस महीने की 27 को रिटायर हो जाएंगे। तो अगले चीफ जस्टिस शायद उनके बेंच में आए या जिस बेंच में भी जाए, तो नए जज साहब को फिर से दोबारा इसको समझना होगा। मेरे ख्याल से किसी भी स्थिति में इस सीज़न में जो अगला सीज़न आ रहा है उसमें इसकी अनुमति मिलने की उम्मीद कम लगती है। हो सकता है शायद अगले साल तक इसका कोई फैसला हो पाए। तो सुमन जी, ऐसे में कि जब ये मामला अभी त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है क्या विकल्प है? देखिए, अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा की और खाद्यान्न की, और हम सरसों की बात कर रहे हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप है, तो ये आप मान के चलिए कि सारे देश में फिर GM के अलावा और कोई सरसों नहीं मिलेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसको बड़े गंभीर रूप से सोचना होगा। दूसरी बात यह है
कि दुनिया के जितने देश हैं जो कि इसके प्रमोटर्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ बहुत तगड़े और बहुत ही कामयाब लायबिलिटी के कानून हैं कि अगर कुछ भी होता है तो आप कंपनी को गले से पकड़ के और बैठा दीजिए और सारा जो बिल है, सारा खर्चा जो है, उसकी सफाई, कॉम्पनसेशन का, अगर किसी को क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है, उसको सारा का कॉम्पनसेशन उस लायबिलिटी के कानून के माध्यम से जिसकी चीज़ थी। अब जैसे लिबर्टी राइस थी बायर की, बायर को पकड़ के वहाँ कटघरे में खड़ा कर दिया, बायर को 80 मिलियन और इतने इतने का बिल पकड़ा दिया कि आप पहले खेतों की सफाई करिए, जिनको एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करिए। अब हमारे देश में लायबिलिटी का कानून नहीं है। कल को आप ये जीएम मस्टर्ड उतार देते हैं या अन्य कोई और, या बैंगन उतार सकते थे या कोई और, कल को कुछ और उतारना चाहेंगे, अगर उससे नुकसान पहुंचता है इसकी भरपाई कौन करेगा, किस कानून के तो तहत? आप पूरी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स या कोई भी खाद्यान्न हो उसके खिलाफ हैं? हम खाद्यान्न के मामले में कहेंगे कि फूंक फूंक के और 10 दफ़े फूंक के आप आगे कदम उठाइए। आखिर इसमें जो सेफ्टी या सुरक्षा का मामला जो है, फूड सेफ्टी, बायो सेफ्टी, आखिर ये डिमांड तो वैज्ञानिकों ने की थी ना। हमारे जैसे जेनेटिसिस्ट जो कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनने कहा था ना कि इसमें खतरा संभव है, इसलिए क्योंकि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि खतरा पैदा कर सकती है। ये ना एनजीओज ने मांगा था, ना पॉलिटिशियंस ने मांगा था, ये साइंटिस्ट ने मांगा था कि बायोसेफ्टी को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और इसीलिए विश्व में ये बायोसेफ्टी कानून जो हैं वो सब जगह लागू हैं। चलिए, अगर वो नहीं होगा, अगर हम बायोसेफ्टी को बिल्कुल अच्छी तरीके से, पुख्ता तरीके से लायबिलिटी के साथ नहीं लाएंगे, तो फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन सहाय, हरवीर सिंह जी, अरविंद जी और सत्यप्रकाश जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरह से आगाह किया है कि वो अगले 1.5 महीने में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बारे में कम से कम अपनी नीति स्पष्ट करे और उसे बताए कि इस सिलसिले में क्या वो कदम उठाने जा रही है, और उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि जीएम सरसों देश में उगाई जाएगी या नहीं। देश देशांतर में मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।